10वीं कक्षा की विज्ञान विषय की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, उसी का अगला भाग। इससे पहले हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ा और वहाँ पे हमने सीखा था कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या यूं कहें सघन माध्यम से विरल या विरल से सघन माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। प्रकाश के इसी विचलन को हमने अपवर्तन कहा था और इसको सीखा था कांच की स्लैब के द्वारा, जिसमें से हमने देखा था कि प्रकाश की सीधी जाती हुई किरण कांच की स्लैब बीच में रख देने के कारण मुड़ जाती है। क्या प्रकाश अपवर्तन किसी और तरीके से भी हो सकता है या उसके लिए हमें सिर्फ कांच की स्लैब की ही आवश्यकता होगी? इसके अलावा अपवर्तन के और क्या उदाहरण हो सकते हैं? क्या वह हमारे दैनिक जीवन में भी कहीं पे उपयोगी है? यह भी जानने का हम प्रयास करेंगे। और इसके अलावा आज इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूरज का रंग आपको लाल नजर क्यों आता है और रात को तारे टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं। उन सभी प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरुआत करते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की। अब यह प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक कांच की स्लैब के भांति ही पारदर्शी माध्यम है जिसके 3 सिरे होते हैं। कांच की स्लैब में वहां पे 4 भुजाएं थी, यहां पे 3 भुजाएं होंगी। आइए अब प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को समझते हैं। यह एक प्रिज्म है जिसकी 3 भुजाएं आपको नजर आती हैं। यहाँ पे जो प्रिज्म के 2 फलक, एक फलक ये हो गया और दूसरा फलक दूसरे तरीके से है। भुजाएं जिसको हम कह सकते हैं, ये अलग अलग 3 भुजाएं हैं प्रिज्म की। तीनों ही पारदर्शी हो सकती हैं या इनमें से कोई 2 भुजाएं तो पारदर्शी होंगी ही, जिसमें से प्रकाश का अपवर्तन हो सकता है। यहाँ पे जो ऊपर 2 फलकों के बीच में जो इसके 2 ये यहाँ पे सतह हैं, इनके बीच में बना हुआ, जो एक दूसरे के ऊपर झुके हुए हैं, इनके बीच में बना हुआ कोण, इस कोण को हम कहते हैं प्रिज्म कोण। इसको सामान्यतया अक्सर ए के द्वारा निरूपित किया जाता है। आइए अब इसको समझते हैं कि यह प्रकाश का अपवर्तन कैसे करता है। उसके लिए हम मानते हैं कि यह कोई प्रकाश की किरण है। इसको हम पी क्यू मान सकते हैं। इस किरण को 2 बिंदुओं से हम मान लेते हैं। जैसे वहां पे आपने क्रियाकलाप करते वक्त 2 आलपिन लगाई थी, उसी तरह से यहाँ पे भी आप 2 बिंदु मान सकते हैं जिसमें से यह प्रकाश की किरण जा रही है। प्रकाश हमेशा हमने पढ़ा हुआ है सीधी रेखा पे गति करता है और जहां पे भी यह किरण पहुंचेगी उस बिंदु के ऊपर हमें पता है अपवर्तन के लिए अभिलंब बनाना होता है। तो यहाँ पे यह एक अभिलंब है जिसको हम एन एन डैश के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह किरण जो आ रही है जिसको हमने पी क्यू कहा है, पी क्यू जो किरण है वह आपतित किरण है। ये ध्यान रखिए, इस किरण का नाम होगा आपतित किरण। और क्योंकि यह आपतित किरण है और जो अभिलंब के बीच में कोण बनाएगी, इस कोण को हम आई से लिखेंगे और आई जो इसके अंदर होता है वह होता है हमारा आपतन कोण। उसके बाद इसका इस सतह पे अपवर्तन होगा और अपवर्तन के पश्चात यह, क्योंकि देखिए बाहर की तरफ अगर हम बात करें यहां पे, तो बाहर की तरफ सारा का सारा विरल माध्यम है और अगर प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म के अंदर माध्यम सघन है। तो इस वजह से प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर मुड़ेगी। इस तरीके से यहाँ पे इस कोण को, जो अपवर्तन कोण है, इसको हम आर से लिखते हैं। आर हमारा, ये ध्यान रखिए, अपवर्तन कोण है। आर आर होगा हमारा अपवर्तन कोण। अब उसके बाद यह प्रकाश की किरण इस तरीके से जाएगी, क्योंकि एक माध्यम में जब होती है तो प्रकाश की किरण अपना रास्ता नहीं बदलती, वह सीधी रेखा में गति करती है। तो यह प्रकाश की किरण इस तरीके से चलती चलेगी और दूसरे सतह के ऊपर जब पहुंचेगी तो यहाँ पे इसका फिर से अपवर्तन होगा और अपवर्तन के लिए हमें पता है, फिर से हम यहाँ पे एक अभिलंब बनाएंगे। अब की बार इस अभिलंब को हम एम एम डैश कह देते हैं और यहां से अपवर्तन होगा। अब की बार देखिए, यह सघन माध्यम से
विरल माध्यम की तरफ जा रही है तो यह अभिलंब से परे मुड़ेगी। तो इस तरीके से यह अभिलंब के परे मुड़ जाती है। और इस तरीके से जो बाहर जाती हुई किरण है उसके लिए हम इस कोण को ई से लिखते हैं। ई एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है, जिसको हम हिंदी के अंदर निर्गत कोण कहेंगे। ये होगा हमारा निर्गत कोण, एंगल ऑफ इमर्जेंस ई। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो यह मान लेते हैं हमारी जो किरण है, इसको आर एस दो बिंदुओं से भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे आलपिन लगा सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे क्रियाकलाप करते हैं तो ये हमारे प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे इस बिंदु के ऊपर प्रकाश का अपवर्तन हुआ, इस बिंदु को ई कह देते हैं। उसके बाद इस बिंदु के ऊपर भी प्रकाश का अपवर्तन हुआ, इस बिंदु को हम एफ से लिख सकते हैं। अगर यह प्रिज्म नहीं होता तो प्रकाश की किरण सीधी निकल जाती। जो पी क्यू है हमारी किरण, ये प्रकाश की किरण अगर प्रिज्म नहीं होता तो वह सीधी इस तरीके से निकल जाती। परंतु हमने बीच में प्रिज्म रख दिया और प्रिज्म रखने के कारण यहाँ पे प्रकाश की किरण का अपवर्तन हुआ है। और यह अपवर्तन के कारण यह प्रकाश की किरण अब इस तरीके से जा रही है, जिसको पीछे की तरफ बढ़ाने पे हमें पता चलता है कि पहले तो प्रकाश की किरण इस दिशा में जा रही थी, प्रकाश की किरण की दिशा ये थी अगर प्रिज्म नहीं होता तो, परंतु जब उसके अंदर हमने प्रिज्म रख दिया तो प्रकाश की किरण अब इस दिशा के अंदर जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिज्म के कारण जो प्रकाश का पथ है वह बदल गया है और इस कोण से बदला। इस कोण को हम डी लिख सकते हैं। डी यहाँ पे है विचलन कोण। तो ये ध्यान रखिए, इस कोण को हम यहाँ पे कहेंगे विचलन कोण। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन होता है। विचलन कोण, इस कोण से, इस एंगल से जो प्रकाश की किरण है वह अपवर्तित होती है। तो इस प्रकार से जो प्रिज्म है वह प्रकाश का अपवर्तन करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रकाश की किरण को जब प्रिज्म के अंदर से गुजारा जाता है तो यह अपने पथ से विचलित हो जाती है। क्या इस विचलन के कारण कुछ और भी प्रक्रियाएं हो सकती हैं? आइए इनको भी समझने का प्रयास करते हैं। हम समझेंगे कि क्या होगा यदि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म के ऊपर डाला जाता है। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। जब हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म के ऊपर डालते हैं तो वह विक्षेपित हो जाता है। विक्षेपण का मतलब यहाँ पे हुआ अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाना। तो विक्षेपण को यहाँ पे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने के पश्चात अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाना विक्षेपण कहलाता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रकाश इस प्रिज्म के ऊपर गिरा, श्वेत प्रकाश गिरा, वह जाना इस तरीके से चाहिए था, परंतु हमने पढ़ा था कि प्रकाश का अपवर्तन होता है प्रिज्म में से गुजरने के कारण। अब वह सीधी रेखा में नहीं जाएगा, वह अपवर्तित तो हो जाता है। परंतु यह क्या, यह तो रंगों में विभाजित हो गया। तो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है तो अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है। विक्षेपण के कारण रंगों का एक बैंड मिलता है और इस बैंड को, जो पट्टी मिल रही है, जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है, इस बैंड को, इस पट्टी को, इस क्रम को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे हमें एक स्पेक्ट्रम मिला है। इस स्पेक्ट्रम के रंग कैसे हैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मैं उनको लिख देता हूं अलग अलग से। सबसे पहले यहाँ पे हमें मिलता है बैंगनी रंग, बैंगनी को वायलेट लिखा गया है। उसके बाद नीला इंडिगो, उसके बाद आसमानी ब्लू, हरा ग्रीन, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी और उसके बाद रेड कलर हमें मिलता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है जिसको हम कहते हैं विबग्योर। आप इस शब्द को ध्यान रखें, विबग्योर, यह पैटर्न है। परंतु आप देख रहे हैं, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे तो सबसे ऊपर तो हमें लाल रंग दिखाई देता है और सबसे नीचे वायलेट कलर। तो आप ध्यान रखें, जब भी आप इस स्पेक्ट्रम को पढ़ें तो आपको इस दिशा में बढ़ना है। सबसे पहले वायलेट होगा और सबसे अंत में जो रंग आता है यहाँ पे वह लाल रंग का होगा। यहां से हम कह सकते हैं कि जो बैंगनी रंग है, वायलेट कलर है, उसका विक्षेपण सबसे ज्यादा हुआ है और जो लाल रंग है उसका विक्षेपण सबसे कम होता है। यानी कि प्रिज्म में से जब श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में बंटता है और जो बैंगनी रंग है उसका विक्षेपण सबसे ज्यादा होगा,
और जो लाल रंग है उसका विक्षेपण सबसे कम होगा। परंतु यदि हम एक और प्रिज्म इसी प्रकार से रख दें उल्टा करके, तो क्या यह पुनः श्वेत प्रकाश में बदल जाएगा? तो यहाँ पे इसका उत्तर होता है हाँ। एक और प्रिज्म लगा के हम इस प्रकाश को जो 7 रंगों में बटा है पुनः श्वेत प्रकाश में बदल सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म के ऊपर डाला गया और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वह लाल रंग से लेकर के यहाँ पे वायलेट कलर यानी कि विबग्योर यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पे प्रिज्म 2 सेकंड प्रिज्म रखा हुआ है। इस प्रिज्म को जैसे यहाँ पे रखा गया तो लाल रंग हुआ इस तरीके से, और वायलेट का भी यहाँ पे इकट्ठा होके, क्योंकि वहां पे फिर से अपवर्तन होता है और इस कारण से यह वापस श्वेत प्रकाश में बदल जाता है और पर्दे के ऊपर हम इसको पा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पुनः श्वेत प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है स्पेक्ट्रम को, या जो 7 रंगीय प्रकाश है प्रिज्म के द्वारा उसको पुनः प्रिज्म में से गुजारने के बाद। आकाश में बनने वाला इंद्रधनुष भी विक्षेपण के कारण ही बनता है। आपने कई बार आसमान के अंदर इंद्रधनुष को देखा होगा, वह इंद्रधनुष विक्षेपण के कारण ही बनता है। और जब आपने इंद्रधनुष देखा होगा तो आपने शायद ध्यान भी दिया होगा कि इंद्रधनुष सूर्य से हमेशा विपरीत दिशा में बनता है। अब बात करें तो यह इंद्रधनुष बनता कैसे है। आपने ध्यान दिया होगा कि इंद्रधनुष जब भी बनता है तो बारिश के बाद या बारिश के समय पे बनता है। और एक चीज और आप ध्यान दीजिए कि जब भी इंद्रधनुष बनता है वह सूर्य से विपरीत दिशा में बनता है। ऐसा क्यों है? क्यों यह इंद्रधनुष बन रहा है? तो उसके पीछे कारण क्या है? बारिश जब होती है तो आमतौर से जो वायुमंडल है उसके अंदर बहुत ज्यादा पानी के छोटे छोटे कण, वाष्प कण हम कह सकते हैं, वो होते हैं। प्रकाश की किरणें जब उन छोटी छोटी बूंदों से होकर गुजरती हैं तो वो बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं और प्रकाश का विक्षेपण करती हैं। ये ध्यान रखिए, प्रिज्म की तरह काम करेगी तो विक्षेपण होता है। विक्षेपण का मतलब ये हुआ कि प्रकाश अपने अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाएगा, और जब इस तरह से प्रकाश विभाजित होता है तो इंद्रधनुष बनता है। परंतु वह हमें दिखाई क्यों देता है? तो उसके पीछे कारण क्या है? जब प्रकाश की किरणें, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वर्षा की हम बूंद मान सकते हैं, यह सूर्य का प्रकाश है, और जब यह इस पे गिरा तो विक्षेपण हो गया और वह अलग अलग रंगों में बटा। परंतु जब वह इस सतह पे बूंद की दूसरी सतह पे जाता है तो उसका वहां पे आंतरिक परावर्तन होता है। आंतरिक परावर्तन मतलब उसी के अंदर, वह बूंद के अंदर ही वापस परावर्तित हो जाता है। और यह ध्यान रखिए, यह होता है जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है। तो यहाँ पे आंतरिक परावर्तन होता है और इस परावर्तन के पश्चात यह यहाँ पे पुनः परावर्तित होता है इस जगह पे ऊपर भी। तो इस तरीके से जो बूंद में से बाहर निकलता है प्रकाश, वह पहले अपवर्तन, यहाँ पे अपवर्तन के कारण विक्षेपण, उसके बाद आंतरिक परावर्तन, और यहाँ पे अपवर्तन के कारण वह बाहर आता है। और हमें जब वह आंख में, हमारी आंखों में पहुंचता है सूर्य का प्रकाश इस तरीके से, तो यहाँ पे हमें अलग अलग रंगों का प्रकाश आंख में पहुंच रहा है। और देखने वाले को क्या लगेगा? हम इसी को पीछे की तरफ बढ़ाएं तो देखने वाले को लगेगा कि ये प्रकाश की किरणें यहां से आ रही हैं, और इस प्रकार से हमें इंद्रधनुष बना हुआ प्रतीत होता है। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि जब भी इंद्रधनुष बनेगा तो वह सूर्य से हमेशा विपरीत दिशा में बनेगा। मान लीजिए आप सूर्य आपकी पीठ की तरफ हो, और यदि आप आकाश की तरफ देखेंगे तो किसी भी धूप वाले दिन, जरूरी नहीं आप बारिश वाले दिन ही आप करें, अगर जलप्रपात कहीं पे बन रहा है, आप फवारे के नीचे खड़े हैं और सूरज आपके पीछे है, तो आपको दूसरी तरफ, जो यानी कि जिस तरफ आप देख रहे हैं सूरज आपकी पीठ के बिल्कुल पीछे है, तो दूसरी तरफ आपको इंद्रधनुष जैसी आकृति बनती हुई दिखाई दे रही होगी, या प्रकाश आपको 7 रंगों में विभाजित होता हुआ दिखेगा। ऐसा ही आप साबुन के छोटे छोटे बुलबुलों में भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि इंद्रधनुष वायुमंडल में उपस्थित वाष्प कणों के कारण बनता है, परंतु वायुमंडल में वाष्प कण तो हमेशा विद्यमान है, इसके अलावा और भी बहुत सारी गैसें हैं, तो क्या उनके कारण भी अपवर्तन हो सकता है? तो आइए अब बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। वायुमंडलीय अपवर्तन, पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले अपवर्तन को हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, हवा है। अब क्योंकि पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की सतह से लेकर के बहुत दूर के क्षेत्रफल तक वायुमंडल होता है,
और सूर्य का प्रकाश जब इसमें आता है तो वह धरती को गर्म करता है। इसके अलावा जो आ रही गैसों में से भी तो होके आता है, इनको भी गर्म करता है। और पृथ्वी की सतह सबसे ज्यादा गर्म होती है। अब यहाँ पे हम मान सकते हैं कि वायुमंडल अनेक परतों से मिलकर बना हुआ है। कैसे मानेंगे? देखिए, वायुमंडल के जो सबसे निचले हिस्से में या पृथ्वी की सतह के पास जो गैस है वह गर्म होती है। इसके अलावा इससे ऊपर वाली थोड़ी सी कम गर्म होगी। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि आप कहीं आग के पास बैठे हुए हैं तो आपने महसूस किया होगा जब आप उसके बिल्कुल नजदीक होते हैं तो ज्यादा गर्म होते हैं, और दूर जैसे जैसे जाते हैं तो उसकी गर्मी कम महसूस होती है। इसी प्रकार से वायुमंडल भी हम कुछ हिस्से तक मान सकते हैं अलग अलग परतें होंगी उसकी, और वह परतें अलग अलग तापमान पे होंगी। तो इसका मतलब यहाँ पे तापमान वायुमंडलीय परतों का या अलग अलग हिस्सों में अलग अलग होता है। अब यहाँ पे तापमान यदि बदलता है तो हमने पढ़ा है कि गैसें गर्म होकर फैलती हैं तो वहां पे वो सघन और विरल बनेंगी। तो इसका मतलब जो पृथ्वी के पास की सतह है, यहाँ पे जो वायुमंडल की वायु है या वायुमंडल की परतें हैं वो सबसे विरल होंगी, और जो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसकी सघनता बढ़ती जाती है, यानी कि वो ज्यादा गहरी होंगी। अब यहां पे हम समझ सकते हैं कि जब वो अलग अलग माध्यमों से प्रकाश होके गुजरेगा तो हर बार जब वह माध्यम बदलता है तो उसका अपवर्तन होता है। तो वायुमंडल की इन्हीं परतों के कारण, अलग अलग परतों के कारण, अलग अलग घनता की परतों के कारण वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। तो क्या इस वायुमंडलीय अपवर्तन का कोई और प्रभाव भी देखा जा सकता है? क्योंकि वायुमंडल के अंदर हम गैसों की बात करें, हवा की बात करें तो वह लगातार चलती रहती हैं, और यहाँ पे कभी भी वायुमंडल स्थिर नहीं होता, उसके अंदर लगातार हलचल होती रहती है। और इसी हलचल के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, और तारों का टिमटिमाना इसी वायुमंडलीय अपवर्तन और लगातार बनी हुई अस्थिरता के कारण होता है। तो देखिए, तारा मान लेते हैं जैसे यहाँ पे है, अपनी स्थिति पे बना हुआ है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई भी तारा है, और आप यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर हैं, जैसे यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो उस तारे से प्रकाश आप तक पहुंचेगा, परंतु वह वायुमंडल की अनेकों परतों से होकर गुजर रहा है। अब एक स्थिति में मान लेते हैं कि वह प्रकाश आप तक सीधा पहुंचा, तो वह स्थिति में है। अब मान लेते हैं कि हवा चल रही है, और हवा चलने के कारण वायुमंडल के अंदर अस्थिरता आती है, जिसके कारण यह परतें बदलती रहती हैं, और परतें बदलेगी तो जो प्रकाश की किरण की स्थिति है, क्योंकि वहां पे माध्यम जब बदलते हैं, ये माध्यम खिसक जाएगा, यहाँ पे सरल या विरल आ जाएगा, तो वह प्रकाश की किरण जो इस तरीके से परावर्तित हो रही थी अब वह उतनी ही परावर्तित नहीं होगी, जबकि उसके मुकाबले कुछ बदलेगी, चाहे कम हो या ज्यादा हो। तो इसका मतलब जो प्रकाश की किरण सीधी जा रही थी अब वह सीधी नहीं जाएगी, थोड़ी सी जगह पे, बिल्कुल थोड़ी सी अपनी जगह से हिली हुई प्रतीत होगी। और देखने वाले को क्या लगेगा, यहां से मान लिया कोई प्रकाश की किरण आ रही है कि वह इस तरीके से, यानी कि प्रकाश का किरण का जो वास्तविक मार्ग है वो तो ये है, परंतु आभासी मार्ग, क्योंकि वह अब हिला हुआ दिखाई देगा वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण, तो वह हमें तारा किसी दूसरी जगह पे आएगा। अब देखिए, तारे का प्रकाश लगातार एक जैसा है, वह बिंदु जैसा है। एक बार वह बिंदु यहाँ पे जा रहा है, दूसरी बार वह बिंदु इस तरफ जा रहा है, अभी इस तरफ जा रहा है, लगातार वह बिंदु हिलता रहेगा, तो हमें वह तारों जैसी आकृति नजर आती है, और इस वजह से हमें वे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। हमने देखा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे तो टिमटिमाए। क्या और कोई भी घटना होती है? हाँ, आपका दिन रात के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब आप कहेंगे कि दिन और रात का लंबा या छोटा होना तो मौसम और सूर्य और पृथ्वी की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है, तो इसमें वायुमंडल का क्या महत्व? तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि जो वहां पे सूर्य, चांद, मौसम आदि की स्थिति के कारण बनता है वो दिन रात तो है ही, उसके अलावा कुछ समय का फर्क आपका वायुमंडल भी करता है। क्यों होता है समझते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि वह कितना फर्क करता है। यह अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त एक दिन में लगभग दिन और रात के बीच 4 मिनट का अंतर पैदा कर देता है। 2 मिनट सूर्योदय से पहले हमें सूर्य दिखाई देने लगता है, और सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। यानी कि सूर्योदय जिस समय पे होना था उससे 2 मिनट पहले, और जब सूर्यास्त वास्तव में जो मौसम और अन्य स्थितियों के कारण जिस समय पे सूर्यास्त होना था उसके लगभग 2 मिनट बाद तक वह हमें दिखाई देता रहता है।
ऐसा होता क्यों है? तो देखिए, हमें पता है कि पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है। अब हम इस स्थिति को मानते हैं, तो यह क्षितिज है और यहाँ पे आप खड़े हैं। होगा क्या? सूर्योदय जब होता है, मान लेते हैं यही स्थिति, एक बार सूर्योदय की स्थिति मान लेते हैं। तो जब वह इस स्थिति पे, क्षितिज पे उदय होता है, हम मानते हैं कि सूर्योदय इस स्थिति से ऊपर आ जाएगा क्योंकि यह इसके सामने है और इस स्थिति पे आ जाएगा, उसके बाद ही वह उसको दिखाई देगा। परंतु वह स्थिति से जब नीचे होता है तो यहाँ से प्रकाश की किरण वायुमंडल में पहुंचती है, क्योंकि अगर वायुमंडल नहीं होता तो वह प्रकाश की किरण इस तरीके से लगातार सीधी निकल जाती, परंतु यहाँ पे वायुमंडल है, इस वजह से उसका अपवर्तन होता है और प्रकाश की किरण सीधी ना जाते हुए नीचे की तरफ आती है, इस तरह से मुड़ जाती है और वह हमें दिखाई देने लगती, यानी कि जो स्थिति हमें 2 मिनट बाद दिखाई देती वह हमें 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लग जाती है। यानी कि सूर्योदय से सूर्य 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई देने लग जाएगा। ऐसी ही स्थिति सूर्यास्त के समय भी होती है। मान लेते हैं यह क्षितिज होता है, जब क्षितिज से नीचे सूर्य चला जाता है तो सूर्यास्त होता है, परंतु वही स्थिति यहाँ पे भी नजर आएगी। जब क्षितिज से नीचे सूर्य चला जाएगा तो नीचे जाने के कारण वह यहाँ पे प्रकाश की किरणें पहुंचेंगी और फिर भी वह हमें यहाँ पे दिखाई देता रहेगा। तो 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के, वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता रहता है और इस तरह से हमारा दिन 4 मिनट लंबा हो जाता है किसी भी दिन के मुकाबले। हमने देखा कि प्रकाश का वायुमंडल के कारण अपवर्तन होता है और उसके कारण कई सारी परिघटनाएं होती हैं। इसके अलावा भी कई सारी रोचक घटनाएं वायुमंडल के कारण होती हैं। आप याद कीजिए कि आपको आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है। आप गहरे समुद्रों का रंग देखते हैं तो वह कैसा आपको दिखाई दे रहा है, या सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आपको वह रक्ताभ क्यों नजर आता है? वह है वायुमंडल के कारण होने वाले एक और प्रभाव के कारण, और वह है प्रकीर्णन। प्रकाश का छोटे छोटे कणों से टकरा के चारों तरफ बिखरना प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इसका एक उदाहरण है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या है? पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। इन कणों में धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणु सम्मिलित होते हैं। जब कोई प्रकाश किरणपुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उस किरणपुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। किसी घने जंगल के वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव उत्पन्न करता है, जिसको देखा जा सकता है। यहाँ पे हम प्रकाश की किरणों को साफ तौर से देख सकते हैं, उनके रास्ते को देख सकते हैं। यही टिंडल प्रभाव है। और यह टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है वायुमंडल में उपस्थित अनेकों धूलकणों, गैसों और वाष्प कणों आदि के कारण। विषमांगी मिश्रण का अर्थ है कि वहां पे समान नहीं है, एक समान मिश्रण नहीं है। कहीं पे घनता ज्यादा है, कहीं पे घनता कम है, कहीं पे वाष्प कण ज्यादा हैं, कहीं पे और दूसरे तरह की गैसें ज्यादा हैं। तो वह एक समान मिश्रण नहीं है गैसों का, वह विषमांगी मिश्रण है, जिसमें धुआं, वाष्प कण, अनेकों प्रकार के धूल के कण, इसके अलावा अनेकों प्रकार की गैसें आदि वहां पे उपस्थित होती हैं। स्वच्छ आकाश का नीले रंग का दिखाई देना भी इसी प्रकीर्णन के कारण होता है, क्योंकि नीले रंग की तरंगदैर्घ्य कम होती है और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है। इसी वजह से नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होगा और लाल रंग का प्रकीर्णन कम होगा। इसका मतलब यह हुआ कि नीला रंग सारा का सारा सामान्यतया आसमान के अंदर बिखर जाएगा और वह हमें नीला दिखाई देता है, और लाल रंग और बाकी सभी रंग हम तक पहुंच जाते हैं। तो यह प्रभाव वायुमंडल के कारण हुआ है।
तो वायुमंडल से बाहर जाने पर क्या आकाश नीला दिखाई नहीं देता? नहीं। अगर हम वायुमंडल से बाहर जाते हैं तो हमें आकाश नीला नजर नहीं आता, वह आकाश काला नजर आता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई वायुमंडल नहीं है, वहां पे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता और किसी प्रकार की प्रकाश की किरण अपवर्तित होके भी हम तक नहीं पहुंचती। इसी वजह से हमें सामान्यतया जो वायुमंडल से बाहर जाने पर अंतरिक्ष काला नजर आता है। तो पृथ्वी पर खड़े होकर आसमान का नीला रंग आप वायुमंडल के अंदर ही रहकर देख सकते हैं। अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको अंतरिक्ष काला नजर आएगा। तो चलिए अब एक और रोचक घटना के बारे में बात करते हैं, और वो है सूर्य का लाल रंग का नजर आना जब वह अस्त होता है या उदय होता है। तो सूर्यास्त के समय या सूर्योदय के समय उसका रक्ताब होना भी इसी वायुमंडल के कारण होता है। आप देख रहे हैं कि दिन के समय में सूर्य सीधा हम तक पहुंचता है, और इसके कारण जब वह सीधा पहुंचता है तो वायुमंडल के अंदर कम चलता है। आप देख सकते हैं सिर्फ उसने इतनी दूरी वायुमंडल के अंदर तय की। इसके कारण यहाँ पे जो प्रकीर्णन है वह कम होता है। सिर्फ यहाँ पे नीले रंग का प्रकीर्णन हो पाता है और बाकी दूसरे रंगों का प्रकीर्णन कम होता है। इस वजह से हमें वह बिल्कुल सफेद चमकता हुआ दिखाई देता है। परंतु जैसे जैसे वह क्षितिज के तक पहुंचता है, छिपता जाता है, हम कहते हैं सूर्यास्त होता है, तो वह अब पहले के मुकाबले ज्यादा दूरी वायुमंडल के अंदर तय कर रहा है। अब उसे इतनी दूर चलना पड़ता है, जिसके कारण नीले रंग के साथ साथ वहां पे मैंने बताया था विबग्योर हमने पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, जिसमें अलग अलग जो स्पेक्ट्रम बनता है उसके अलग अलग रंग हैं विबग्योर। तो नीले रंग के अलावा हरा, पीला आदि रंगों का भी वहां पे धीरे धीरे प्रकीर्णन होना शुरू हो जाता है। और यही कारण है, आप सिर्फ सूर्यास्त के समय ही नहीं, उससे थोड़ा सा पहले देखेंगे तो आपको सुनहरी रंग का नजर आता है। वो क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा वह वायुमंडल के अंदर से गुजरता जाएगा उतना ही दूसरे रंगों का भी प्रकीर्णन बढ़ता जाता है, और वहां पे धीरे धीरे रंग कम पहुंचते हैं सूर्य से हम तक, और इस कारण से वह लाल रंग दिखाई देता है। परंतु लाल रंग से पहले यदि हम वायुमंडल की भी बात करें तो सूरज छिपने से पहले जब वह लाल रंग का होता है तो आप वायुमंडल में भी देखेंगे उसका थोड़ा सा असर होता है, और आसमान भी हमें थोड़ा सा सुनहरी रंग का या हल्का सा कम नीला होना वहां पे आरंभ हो जाता है। वह इसी प्रकीर्णन के कारण होता है। और इन रोचक प्राकृतिक घटनाओं का उपयोग भी हम अनेकों जगहों पे करते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि खतरे के निशान सामान्यतया लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं, या जब हमें लंबी दूरी पर संकेत भेजने होते हैं प्रकाश के, उनका रंग लाल रखा जाता है। तो ऐसी ही कुछ रोचक परिघटनाओं के बारे में आप अपनी नोटबुक में लिखिए, और कुछ परिघटनाएं मैं आपको बताता हूं, उनका हल ढूंढने का भी प्रयास कीजिए। जैसे सामान्यतया बादल आपको सफेद रंग के नजर आते हैं, ऐसा क्यों है? और बारिश के दिनों में वही बादल काले क्यों नजर आते हैं? आपने सुना होगा कि काले मेघ बारिश ज्यादा करते हैं, काले बादल ज्यादा बारिश करते हैं। तो आपको कुछ हिंट तो मिल ही गया होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर भी ढूंढने का प्रयास कीजिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। इसके अलावा ऐसी ही रोचक घटनाएं आपको दिखाई देती हैं, वह भी नोट करें। आइए अब इस अध्याय से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि एमसीक्यूज का अभ्यास करते हैं। अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। यहाँ पे पहला प्रश्न है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, सीधा तथा छोटा। दूसरा ऑप्शन है काल्पनिक, उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, और वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा। यहाँ पे हमें जो उत्तर देना है वो ये है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब, उसकी प्रकृति कैसी है। तो इसका सही उत्तर है सी, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और जो वस्तु है उससे छोटा होता है। अगला प्रश्न, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं हम, यानी कि मानव नेत्र जो होती है आंख है, उसके किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? कार्निया, परितारिका, पुतली, रेटिना या दृष्टिपटल। तो सही उत्तर होगा इसके लिए रेटिना या दृष्टिपटल पर जो प्रतिबिंब है वस्तु का वो बनता है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या
किस सिद्धांत पर आधारित है? सिद्धांत बताना है हमें, किस सिद्धांत पे ये काम करता है। अपवर्तन के सिद्धांत पर, दूसरा है प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, तीसरा है वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा ए, अपवर्तन के सिद्धांत पर, क्योंकि वायुमंडल की अनेकों परतें, उसमें वायु लगातार बहती रहती है, वहां पे स्थिर नहीं है वातावरण, उसकी वजह से वे हिलते डुलते हुए दिखाई देते हैं, जिसके कारण हमें वे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, वह है, यानी कि जब प्रिज्म में से हम श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे तो कौन सा रंग या वर्ण सबसे अधिक विचलित होगा, यानी कि कौन सा रंग सबसे अधिक मुड़ेगा। ए है नीला, बी है लाल, सी है बैंगनी, और डी है नीला और लाल दोनों। तो यहाँ पे सही उत्तर है बैंगनी, क्योंकि वर्णक्रम जब हमने पढ़ा था तो उसमें बैंगनी रंग सबसे नीचे आता है, लाल रंग सबसे ऊपर, यानी कि बैंगनी रंग का जो विचलन होता है वो सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। कौन परिवर्तित करता है उसको? पहला ऑप्शन है पुतली द्वारा, दूसरा है रेटिना द्वारा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है सिलियरी पेशियों द्वारा, और चौथा आंसर है यहाँ पे आइरिस द्वारा। तो देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब जो आंख के अंदर बनता है तो वो उसको प्रतिबिंब को बनाने के लिए लेंस को लगातार अपनी फोकस दूरी को बदलते रहना पड़ता है, क्योंकि दूरियां अलग अलग होती हैं। तो उसके लिए कौन सा हिस्सा उस लेंस की जो फोकस दूरी है उसको परिवर्तित करने के लिए यूज होता है, और वह है सिलियरी पेशियों द्वारा। तो जो लेंस का जो फोकस दूरी है वो सिलियरी पेशियों द्वारा परिवर्तित की जाती है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है नीला, उजला, सी है लाल, और डी है काला। तो अंतरिक्ष में खड़े जो यात्री है, कोई भी अंतरिक्ष यात्री है, वो चंद्रमा पे खड़ा है और उसको आकाश कैसा दिखाई देगा? तो इसका आंसर है डी, काला। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई वातावरण नहीं है। जो हमें आसमान नीला दिखाई देता है वो हमारे वायुमंडल के कारण है। अगला प्रश्न है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? 3, 4, 5, 7। यहाँ पे सही उत्तर है 7। हमने जब प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा था तो ये हमने देखा था कि वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, यानी जिस प्रकाश को हम देख रहे हैं उसमें किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? ए ऑप्शन है बैंगनी, बी है लाल, सी है नीला, और डी है पीला। इनमें से किसका सबसे ज्यादा होगा? तो इसका सही आंसर है बी, लाल। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश के परावर्तन, बी है प्रकाश का अपवर्तन, सी है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, या फिर क्विंटल प्रभाव। इनमें से कौन सा कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए सही उत्तर है? तो इसका सही उत्तर है टिंडल प्रभाव। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि हम जो प्रकाश है जो 7 रंगों में हमने बांटा था उसको प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? यहाँ पे ऑप्शन ए है कांच की सिल्ली, बी है प्रिज्म, सी है उत्तल लेंस, और डी है अवतल लेंस। तो इसका सही उत्तर है प्रिज्म। प्रिज्म में से जब हमने श्वेत प्रकाश को गुजारा था तो वह 7 रंगों में विभाजित हो रहा था। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है? लाल, हरा, नीला, या बैंगनी। तो यहाँ पे सही उत्तर है लाल। यहाँ पे हमने देखा था कि जब बैंगनी रंग है वो सबसे अधिक
विचलित होता है सबसे नीचे मिलता है, और सबसे ऊपर वहां पे हमें लाल रंग मिला था, यानी कि उसका विचलन सबसे कम हुआ था। आंख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह, दर्पण की तरह, अवतल लेंस की तरह, या इनमें से कोई नहीं। जो हमारी आंख का व्यवहार है, आंख किस तरीके से व्यवहार करती है, तो इनमें से कौन सा हो सकता है? तो हमें पता है हमारी आंख उत्तल लेंस के तरीके से व्यवहार करती है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, उत्तल लेंस की तरह। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? खतरे के सिग्नल बनाने के लिए किस रंग का? ए पीला, बी लाल, सी नीला, डी हरा। तो यहां पे सही उत्तर होगा लाल। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? ए 1 मिनट, बी 2 मिनट, सी 4 मिनट, और डी 10 मिनट। तो देखिए यहां पे जो सही उत्तर होगा वो होगा 2 मिनट, क्योंकि 2 मिनट सूर्योदय या 2 मिनट सूर्यास्त के कारण होता है। तो यहां पे इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखें, ये पूछा गया है सूर्यास्त के समय, पूरे दिन के लिए नहीं पूछा गया। अगर पूरे दिन के लिए होता तो सही उत्तर होता सी 4 मिनट, परंतु एक समय में, या तो सुबह सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय, वह 2 मिनट का ही अंतर पैदा करता है। तो ये कुछ इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज थे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।